हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस स्टडी किया, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते एसिड और बेस का वो हमने स्टडी किया था। और उससे पहले हमने एसिडिटी और बेसिसिटी डिफाइन किया था, जिसमें हमने H+ आयन, OH- आयन, उससे हम वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है ये हम उससे डिफाइन करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। तो अभी हम इस वीडियो में द pH ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन हम बनाएंगे, तो उससे हम उस सॉल्यूशन का वो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये हम जान सकते हैं। तो ऐसा ही टॉपिक है हमारा आज का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द pH ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। We have seen that acids and bases dissociate to a smaller or larger extent on dissolving in water, forming H+ and OH- ions respectively। तो पहले ही हमने स्टडी किया जो एसिड और बेस होते हैं, जब वो किसी भी वाटर में या फिर सॉल्यूशन में जब वो डिसोसिएट होते हैं तो उसमें लार्ज या फिर स्मॉलर एक्सटेंट में, स्मॉलर क्वांटिटी में H+ एंड OH- आयंस फॉर्म होते हैं। जैसे एसिड में H+ आयंस फॉर्म होते हैं और बेस में OH- आयंस फॉर्म होते हैं। तो हमने ये स्टडी कर लिया है। अभी हमें आगे क्या स्टडी करना है कि जो H+ आयंस है उससे हमें, और जो OH- आयंस है उससे हमें क्या करना है, एसिड या फिर बेस ये जानना है। वो सॉल्यूशन जो है उससे हमें पता चलेगा pH से कि वो सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, ये हमें पता चलता है। H+ and OH- ions are found in different proportions in all natural aqueous solutions and that determines the properties of those solutions। और जो सॉल्यूशंस होते हैं H+ एंड OH- आयंस फॉर्म जिस सॉल्यूशन में फाउंड होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है ना। तो ये नेचुरल एक्वेस सॉल्यूशंस होते हैं। और फिर उससे हमें उस सॉल्यूशन की हमें प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते आता है। उससे हम उस सॉल्यूशन की जो H+ एंड OH- आयंस है उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका अमाउंट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है उस सॉल्यूशन में, उससे हम उस सब्सटेंस की, उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, the proportion of H+ and OH- ions divides soil into the acidic, neutral and basic types of soil। तो आपने सुना होगा कि सॉइल के बारे में, सॉइल के 3 टाइप्स आते हैं, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। कभी कभी हम बोलते हैं कि हाँ उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस प्रेजेंट है, या फिर हम कहते हैं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है ठीक से, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो उससे हम उस सॉइल में H+ का प्रोपोर्शन कितना है, लार्जर है, कम है, स्मॉलर है, तो उससे वो सॉइल का टाइप डिपेंड करता है। हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो सॉइल जो है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। से उसी तरह ब्लड या फिर सेल कैप जो होते हैं उसका भी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड, सेल कैप etc. to have H+ and OH- ions in certain definite proportions for their proper functioning। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें H+ एंड OH- का जो आयंस है उसका जो प्रोपोर्शन है वो एक फिक्स होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ताकि वो जो ब्लड है या फिर सेल कैप्स है वो अच्छे से वहाँ पर अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके। Fermentation carried out with the help of microorganisms, other biochemical processes and also many chemical processes require the proportion of H+ and OH- ions to be maintained within a certain limits। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तो या फिर कई केमिकल प्रोसेस होते हैं जो जिनके लिए H+ एंड OH- का जो प्रोपोर्शन है, जो क्वांटिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होती है, एक लिमिट होती तब तक ही उसका जो क्वांटिटी है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जो केमिकल प्रोसेस है या फिर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि फर्मेंटेशन है, तो उसके लिए इनकी लिमिट होनी बहुत ही जरूरी होता है। प्योर वाटर ऑल्सो अंडरगोज डिसोसिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव्स राइज टू H+ एंड OH- ions इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये जो हमारा प्योर वाटर होता है,
हम जो ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं ना, वो जो उसमें थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक हो जाता है, सॉल्टी लगता है कभी कभी। जो प्योर वाटर होता है वो कैसे होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। जो रेन वाटर होता है ना, वो वाला वाटर, उसे कहते हैं प्योर वाटर। तो इसमें भी ये डिसोसिएशन, यहाँ पर डिसोसिएशन होता है, तो उसमें H+ एंड OH- आयंस इक्वल प्रोपोर्शन में फाउंड होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी आगे रिएक्शन है H2O डिसोसिएशन H+ + OH-। तो जो H2O है, वाटर का फॉर्मूला H2O, ये डिसोसिएट होता है और उससे हमें H+ एंड OH- आयंस मिलते हैं। Due to this property of water to undergoes dissociation, there exist both H+ and OH- ions in any aqueous solution। तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, डिसोसिएशन होने की और फिर डिसोशिएट होने के बाद H+ एंड OH- जो आयंस फॉर्म होते हैं, तो इसी वजह से जो भी एक्वियस सॉल्यूशन होता है, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसे हम वाटर में ऐड करते हैं, तो उसका क्या बनता है, एक्वियस सॉल्यूशन। तो इस एक्वियस सॉल्यूशन में हमें क्या दिखाई देते हैं, H+ एंड OH- आयंस। हाउएवर देयर कॉन्सेंट्रेशन में भी डिफरेंट, हाँ उनके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है, किसी में H+ ज़्यादा होता है तो OH- ज़्यादा होता है, ऐसा उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। The concentration of H+ ions formed by dissociation of water at 25 degrees Celsius is 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर जो वाटर है उसका अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होगा, तब अगर वाटर डिसोसिएट होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का H+ आयंस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। At the same temperature, the concentration of H+ ions in 1 molar solution of HCl is 1 × 10⁻�0 मोल पर लीटर। और उसी टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर पर जो HCl है वो अगर डिसोसिएट होता है तो वहाँ पर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 × 10⁻�0 मोल पर लीटर। In a 1 molar NaOH solution, the concentration of H+ ions is 1 × 10⁻14 मोल पर लीटर। और सेम टाइम वहीं पर 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम NaOH 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो डिसोसिएट होता है तो वहाँ पर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 × 10⁻14 मोल पर लीटर। तो देखा आपने, एक ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसी टेम्परेचर पर हमने अगर वाटर को डिसोसिएट किया तो उससे हमें जो H+ आयन मिलता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और सेम टाइम पे अगर हम HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उसे डिसोसिएट करते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ आयंस का 1 × 10⁻0 मोल पर लीटर। और तभी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसे अगर डिसोसिएट करते हैं तो वहाँ पर जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 1 × 10⁻14 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हमें वेरिएशन दिखा है ना, जैसा सब्सटेंस चेंज होता है, सॉल्यूशन चेंज होता है, तभी हमारा जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी चेंज होने लगा है। Thus we see that in common aqueous solution the range of H+ ion concentration is very wide from 10⁻0 to 10⁻⁻ मोल पर लीटर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कॉमन एक्वियस सॉल्यूशन जो है, तो वहाँ पर जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी होती है, 10⁻0 to 10⁻14 मोल पर लीटर तक वैरी होती हैं। In 1909, the Danish scientist Sorensen introduced a convenient new scale of expressing H+ ion concentration, which is found to be very useful in chemical and biochemical processes। तो जो डैनिश साइंटिस्ट है सोरेंसन, नाम याद रखना, जिन्होंने pH स्केल, एक स्केल उन्होंने बनाई है जिससे हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ईजिली फाउंड कर सकते हैं। तो जो है डैनिश साइंटिस्ट सोरेंसन,
इन्होंने एक कन्वीनियंट न्यू स्केल उन्होंने एक बनाई जिससे हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, जो बहुत ही यूजफुल है केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। इट इज़ द pH स्केल। कौन सी स्केल है वो? pH स्केल। pH मीन्स व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन। P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसे ऐसे भी कहते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। द pH स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14। तो ये जो pH स्केल है ये कहाँ से एक्सटेंड करती है? फ्रॉम 0 to 14, मतलब उस पर वो जो स्केल है उस पर 0 to 14 नंबर्स राइट डाउन होंगे और वहाँ पर डिफरेंट कलर्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे पिक्चर से। तो हमारी जो नॉर्मल स्केल है वो क्या कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 15, और ये जो pH स्केल है ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 14। According to this scale, pure water has a pH of 7, meaning pure water has H+ ions. Concentration is equals to 1 into 10⁻⁻7 mole per liter। तो ये जो स्केल है pH स्केल, इसके अकॉर्डिंग जो प्योर वाटर का pH है 7, कितना है? प्योर वाटर का pH 7 है। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो वाटर में H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 1 into 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो pH 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल सोल्यूशन। तो जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल सोल्यूशन इंडिकेट करता है। आपको एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर अगर हमें pH दिया है प्योर वाटर का 7, तो उससे इन्होंने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 into 10⁻⁻ मोल पर लीटर। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखो उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें pH की वैल्यू पता है तो उससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ पता है तो हम pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। तो इस तरह इनका फॉर्मूला होता है। pH मतलब हमारा जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, एंड लॉगरिदम के बारे में आपको मैथमेटिक्स में आगे सिखाया जाएगा, या फिर ये जो टर्म्स होते हैं कैसे सॉल्व करना है ये आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपको ये सीखने को मिलेगा। तो अभी आपको एक बस आइडिया दे रही हूँ मैं कि ये जो फॉर्मूला होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैलकुलेट करना होता है तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें OH- कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है तो हम POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करते हैं। तो अगर हमें pH या फिर POH गिवन होगा तो उससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन पता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- पता है तो उससे हम pH एंड POH कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, आपको ये समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। pH 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल सोल्यूशन। जो pH 7 होता है वो क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन इंडिकेट करता है। जो सोल्यूशन होगा उसका अगर pH, कोई सोल्यूशन है आपके पास, उसका pH अगर 7 आता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो सोल्यूशन है वो कैसा है? न्यूट्रल। दिस pH इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। जो आपका pH स्केल होगा उसका मिड पॉइंट होगा ये 7। द pH ऑफ एन एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन 7 एंड दैट ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। तो जो pH स्केल होती है उसका सेंटर में क्या आएगा? 7 आएगा। तो 7 क्या इंडिकेट करता है? हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल इंडिकेट करता है। अगर 7 से आपका अगर वैल्यू जो है वो अगर 7 से कम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है। अगर pH 7 से ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 7 आता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है। ओके, नेक्स्ट दिस टेबल गिव्स द pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कुछ pH वैल्यूज गिवन है सॉल्यूशन से, और उनसे पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। और एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और बेस है तो वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है HCl 1 मोलर HCl जिसका pH वैल्यू है 0.0, मतलब ये टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस 1, लेमन जूस 2.5, विनेगर 3.0, टमाटो जूस 4.1, ब्लैक कॉफ़ी 5.0। तो ऐसे ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जैसे जैसे pH आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे जैसे pH डिक्रीज होता जा रहा है, एसिडिटी जो है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर न्यूट्रल कौन सा आएगा आपका 7, जिसका pH होगा वो न्यूट्रल आएगा। तो प्योर वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल आएंगे क्योंकि उनका pH क्या है 7.0। और जो 6.5 है रेन वाटर या फिर मिल्क जो वीक एसिड है। और फिर ब्लड जो है वो वीक बेस आए क्योंकि उसका pH जो है वो 7.4 है। ब्लड का pH आप हमेशा याद रखो क्योंकि ये आपको कभी भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह रहते हैं जैसे CET वगैरह, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है 7.4 pH क्या होता है ब्लड का इससे। तो ब्लड क्या है, बहुत ही वीक बेस है जिसका pH है 7.4। देन बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लाइम वाटर। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो है NH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH है 14। ओके, तो ऐसे हमें पता चलता है कि जैसे 7 से आगे जैसे हम गए तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता गया, और 7 से ऊपर वैल्यूज अगर जाती है pH की तो जो एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग होते गए, और जो 7 है वो टोटली न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो अभी हमें कुछ नेचुरल एंड एसिडिक इंडिकेटर्स गिवन है, तो उसमें से वो जो सॉल्यूशंस है उनका कलर हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं हम, तो वहाँ पर उसका कलर चेंज क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया है इंडिकेटर। फर्स्ट लाइन में जो आपका आएगा इंडिकेटर, उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है वो हमने लिखा है यहाँ पर। एंड अगर हम उसे एसिड में डिप करते हैं तो तब उसमें कलर चेंज कौन सा होता है, और बेस में अगर डिप करते हैं तो कौन सा कलर रहता है। तो फर्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में हम अगर रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो उसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो रेड होता है। एसिड में डिप करेंगे तो उसमें कुछ कलर चेंज नहीं होता है। अगर बेस में डिप करोगे तो रेड टू ब्लू कलर चेंज होता है। ब्लू लिटमस पेपर अगर लोगे आप तो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लू कलर है। अगर उसे आप एसिड में डिप करते हो तो उसका जो कलर चेंज है ब्लू टू रेड होता है, बेस में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। और जो टर्मरिक पेपर होता है, टर्मरिक इंडिकेटर, तो उसका ओरिजिनल कलर तो आपको पता ही है येलो कलर होता है। अगर आप एसिड में डिप करते हो तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, मगर अगर आप बेस में डिप करते हो तो उसका कलर चेंज होता है रेडिश ब्राउन। जामुन, जो आप इंडियन ब्लैकबेरीज बोलते हो उसे, तो उसका कलर तो पर्पल या फिर वॉयलेट कलर होता है। अगर आप उसे एसिड में डिप करोगे तो थोड़ा सा रेडिश पिंक कलर दिखाई देता है। अगर बेस में डिप करोगे तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू या फिर येलोइश कलर जैसा ऐसा चेंज होता है। मिथिल ऑरेंज, नेक्स्ट इंडिकेटर मिथिल ऑरेंज, उसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। अगर आप उसे एसिड में डिप करते हो तो रेड कलर, ऑरेंज टू रेड, एंड इन बेस ऑरेंज टू येलो। नेक्स्ट इंडिकेटर है फेनोल्फ्थालीन, कलरलेस सॉल्यूशन होता है ये फेनोल्फ्थालीन, इसका कोई कलर नहीं होता है। अगर आप उसे एसिड में डिप करते हो तो कोई उसमें चेंज नहीं होता है, कुछ कलर उसका जो कलरलेस जैसा का वैसा कलरलेस ही रहता है सॉल्यूशन। अगर आप उसे बेस में ऐड करते हो तो थोड़ा सा पिंकिश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ये यहाँ पर इंडिकेटर्स, अगर आप उसे एसिड में डिप करते हो तो क्या कलर आता है, बेस में डिप करते हो तो कौन सा कलर आता है, ये मैंने टेबल बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। We know that some natural and synthetic dyes show two different colors in acidic and basic solutions. And such dyes are used as acid-base indicators. तो हमने देखा कुछ डाइज थे जो एसिड में और एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में टू डिफरेंट कलर्स शो कर रहे थे। तो ऐसे जो डाइज होते हैं उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं।
या फिर हम उसे एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे यूज करते हैं। इन द पीएच स्केल द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 to 14 इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो जो सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच है वो 0 to 14 चेंज होता है, जैसे उसमें एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर बेस की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो कलर चेंज होगा या फिर जो पीएच होगा वो 0 to 14 तक वेरी होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। टू शो दिस वेरिएशन इन पीएच अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। तो ये जो वेरिएशन है पीएच का, ये शो करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीएच। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं एट ए डिफरेंट पीएच। मतलब 4 पीएच अगर है तो कुछ डिफरेंट कलर शो करेंगे, 7 है तो डिफरेंट कलर आएगा। मतलब जैसे पीएच की वैल्यू चेंज होगी वैसे उसका कलर भी चेंज होता है। अभी यहाँ पर आपको फीचर में कुछ इंडिकेटर्स मेजरमेंट ऑफ पीएच की फिगर है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच मीटर। उसमें ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है एंड दिस इज ए पीएच मीटर। पीएच मीटर में आपको एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक दिया है और सेंटर में 7 जो है कलर वहाँ पर न्यूट्रल दिया है। और नीचे जो टेस्ट ट्यूब है लाइन से लगाए हुए उसमें भी कुछ सॉल्यूशंस डिप के होंगे और उसमें जैसे हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज होता रहता है, वो शो किया है। A universal indicator is made by mixing several synthetic indicators in specific proportions। जो इंडिकेटर्स होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कैसे बनाए जाते हैं? बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिक्स किए जाते हैं उससे, और एक उसका प्रोपोर्शन होता है, एक सही क्वांटिटी होती है उसकी। कुछ भी मिक्स कर दो कैसा भी ऐसा नहीं चलता है, उसका कुछ एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर कितना ऐड करना है, तो उससे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। The pH of a solution can be determined by means of universal indicator solution or the pH paper made from it। जो pH होता है सॉल्यूशन का वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, या फिर उसके लिए हम pH पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर से बनाए हुए pH पेपर जो होते हैं उनसे हम सॉल्यूशन का pH डिटरमाइन कर सकते हैं। However, the most accurate method of measuring the pH of a solution is to use an electrical instrument called pH meter। अगर हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट pH चाहिए, तो हमें बेस्ट वे कौन सा रहेगा हमारे लिए? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है pH मीटर। तो हम pH मीटर के हेल्प से एकदम एक्यूरेट सही pH जान सकेंगे। In this method, pH is measured by dipping electrodes into the solution। और ये जो pH मीटर जो होता है उस देखो यहाँ पर पिक्चर में जो सेटअप दिखाई दे रहा है आपको, वो जो pH मीटर है ब्लैक कलर का, और एक बीकर में हमने एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें कुछ वायर जैसा दिख रहा है आपको, वो इलेक्ट्रोड्स हैं। वो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं और तब वहाँ से हमें वो जो pH मीटर है ब्लैक कलर का उस पर उस सॉल्यूशन का pH शो करता है। तो ऐसे आपका ये pH मीटर का प्रैक्टिकल आप ज़रूर करना जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो। ओके, तो अभी हमने आज इस वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।